नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबल और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। कुवैत से कोच्चि पहुंचे 46 भारतीयों के शव। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी रहे मौजूद। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर रहेगा फोकस। इटली समेत शिखर सम्मेलन में शामिल तमाम देशों के नेताओं से होनी है द्विपक्षीय मुलाकात। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। एनटीए को 2 हफ्तों में देना होगा जवाब। 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही होनी है सुनवाई। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज निचली अदालत में होगी सुनवाई। वहीं स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की जमानत पर भी आज हाई कोर्ट में होगा फैसला। बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में भीषण गर्मी और लू से हाहाकार। 18 तारीख के आसपास प्री मॉनसून बारिश की उम्मीद। और आज देर रात होगी मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की शुरुआत। पहला मुकाबला मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच। 24 टीम टूर्नामेंट में शामिल। चलिए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। बात कुवैत अग्निकांड की, जिसमें मरने वाले 46 भारतीयों के शव लेकर एयरफोर्स का विमान कोच्चि पहुंच गया। कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में आग से मारे गए इन भारतीय शवों की पहचान कर ली गई। हालात का जायजा लेने कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह भी इसी विमान में सवार थे। कीर्ति वर्धन सिंह प्रधानमंत्री के निर्देश पर कुवैत गए। इस हादसे में मारे गए कुल 49 लोगों में से 46 भारतीय थे। इनमें से 23 केरल, 7 तमिलनाडु, 4 उत्तर प्रदेश, 3 आंध्र प्रदेश, 2 बिहार, 2 ओडिशा, 1 झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल से थे। इन शवों को भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हर्क्यूलीज विमान से भारत लाया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन समेत कई वरिष्ठ राजनेता कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। शव लेकर पहुंचे इस विमान को बाद में दिल्ली लाया जाएगा। केरल सरकार ने शवों के निरीक्षण की व्यवस्था की है। साथ ही हर शव को उनके घर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस भी आवंटित की गई। हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा गया, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को इसे सौंप दिया गया। Let me pay my heartfelt condolences to the families of the people who perished in this fire and this tragic accident. It is no doubt a very tragic incident, and we are all very sad about it. The moment our government got to know that such a tragic incident has happened, the Prime Minister immediately convened a meeting and instructed us to reach to Kuwait immediately and take all possible steps so that the mortal remains can be sent back as soon as possible, because that's the least that we could have done. Honorable Prime Minister had already spoken to the authorities there, to the Foreign Minister there, and to His Highness the Emir there. And I would like to say my thanks to the authorities that they did all possible, they took all possible measures, and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days. But on Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire.
and we spoke to them individually. We inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients. And most of them are likely to be discharged in a couple of days. और अब बात G7 से जुड़ी हुई। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर कामकाज संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली गए हैं। यहां पीएम मोदी आज G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले हैं और इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और इटली में हो रहे G7 देशों के नेताओं की बैठक के लिए सभी 7 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि अपुलिया में पहले ही पहुंच चुके हैं। इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन ने चालू वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं चुनी, जैसे रूस, यूक्रेन, मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करने वाले हैं। खास बात यह है कि G7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देशों का समूह है और भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से भारत को आमंत्रित सदस्य के तौर पर इसमें निमंत्रण मिलता रहा है। आखिर क्या महत्व है इसका और प्रधानमंत्री किन मुद्दों के साथ इटली पहुंचे, इसका जायजा लिया अपुलिया में मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने। प्रधानमंत्री यहां इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड सिक्योरिटी, अफ्रीकी मुल्कों के साथ कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री काउंटर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं और दुनिया को ये संदेश दे सकते हैं कि अगर इस मसले का हल ढूंढना है तो दुनिया को एक संयोजित स्टैंड लेना होगा, एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। प्रधानमंत्री इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। सबसे अहम होगी जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता, जहां प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका एक रिव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये पार्टनरशिप और मजबूत की जा सकती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। दिलचस्प मुलाकात होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो यहां प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं। ज़ेलेंस्की G7 को ये गुहार लगा सकते हैं कि G7 यूक्रेन को और पैसा दे और हथियार दे, अपनी उनका जो संघर्ष रूस के साथ चल रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की साहब को ये सलाह दे सकते हैं कि इस संघर्ष का हल युद्ध से नहीं हो सकता, सैन्य विक्ट्री से नहीं हो सकता, बातचीत और कूटनीति से ही होगा। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अपुलिया, इटली। और G7 देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं। ये समूह भारत को कितना महत्व देता है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 से भारत को हर बार सम्मेलन में आमंत्रण मिलता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस शिखर सम्मेलन में ये लगातार 5वीं भागीदारी है। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की दमदार मौजूदगी वैश्विक मंच पर देश के दबदबे को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ही यात्रा G7 समूह और इटली के साथ भारत के मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। अन्य वैश्विक संगठनों की तुलना में G7 समूह को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है।
G7 के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश वर्तमान वैश्विक जीडीपी में लगभग 45% के भागीदार हैं। ये देश दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 समूह के देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना अहम मानते हैं, इसका अंदाजा G7 शिखर सम्मेलन में भारत की लगातार मौजूदगी से भी होता है। 2019 से भारत इस सम्मेलन में हर बार आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद 2024 में आउटरीच देश के तौर पर भारत इस बड़े मंच पर मौजूद है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में ये लगातार 5वीं शिरकत है। इस शिखर सम्मेलन में ये भारत की कुल मिलाकर 11वीं भागीदारी है। इटली दौरे में प्रधानमंत्री की कई G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद अहम हैं। इन मुलाकातों से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उत्सुक हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन तक भारत ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है। G7 में भारत की प्रभावशाली मौजूदगी इन देशों के हितों और चिंताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी बेहद लाभकारी है। पीएम की यात्रा भारत इटली संबंधों की मजबूती को भी दिखाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बार बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर नीट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की हाई कोर्ट में चल रहे नीट से जुड़े विभिन्न मामलों की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही होगी इस मामले की भी सुनवाई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। साथ ही नीट परीक्षा से जुड़े एक और नई याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली एक अन्य याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। इस मामले में एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब देने के निर्देश दिए गए। इस याचिका पर भी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस याचिका में मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्र चुनने के लिए चल रही धांधली का जिक्र था। साथ ही याचिका में सेंटर चुनने के लिए 10 लाख रुपए की घूस दिए जाने की भी बात कही गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल अधीक्षक से जवाब मांगा जिसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा केजरीवाल की जांच के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई थी। कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि उन्हें केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब देने के लिए समय चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ईडी की इस याचिका में कोई भूमिका नहीं, तिहाड़ जेल अधीक्षक का जवाब ही सुनवाई के लिए पर्याप्त होगा। इस मामले में कल कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। वहीं अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 30 हजारी कोर्ट ने 8 जून को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और उसके बाद बिभव ने हाईकोर्ट का रुख किया। बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया। बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका को एक अन्य सत्र अदालत ने 27 मई को खारिज कर दिया था। आपको बताएं कि हाईकोर्ट में इस वक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। ऐसे में सुनवाई हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत गोरखपुर के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। मोहन भागवत कानपुर प्रांत, अवध, काशी प्रांत और गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष विशेष में स्वयं सेवकों को बौद्धिक ज्ञान देंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पहली बार ये जो गोरखपुर उनका आगमन हुआ है और गोरखपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग और संघ शिक्षा वर्ग 3 जून को प्रारंभ हुआ, जो 24 जून तक चलने वाला है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से वर्ग के दौरान ही शिष्टाचार मुलाकात कर सकते हैं।
खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं के संबंध में सीएम ने शासन प्रशासन को 24/7 एक्टिव मोड में रहने का निर्देश दिया। योगी ने गांवों, शहरों, महानगर कहीं भी रोस्टरिंग के नाम पर अनावश्यक पावर कट पर सावधानी बरतने के लिए कहा। इसके साथ ही गंगा दशहरा को देखते हुए गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई और साज सज्जा को लेकर भी निर्देश जारी किया गया। बकरीद को देखते हुए प्रशासन को निर्देश दिए गए कि बकरीद के लिए कुर्बानी के स्थान का चुनाव पहले करने और प्रत्येक दिशा में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही नमाज को निर्धारित स्थल पर किए जाने को लेकर ये भी निर्देश दिए गए। और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों को अवेयरनेस का माध्यम बनाया जाए। हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न कराने के साथ ही स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से सभी ज़रूरी प्रयास किए जाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कृष्णा जिले में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हुई, वहीं कई घायल हुए हैं। मछलीपट्टनम के डीसीपी ने बताया कि ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय मिनी ट्रक कंटेनर लॉरी से टकराया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुल्ला मुल्ला गांव में माता खीर भवानी का मेला आज से शुरू हुआ। कश्मीरी हिंदुओं की आस्था का महापर्व भक्तों द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मेले में दुनिया के हर जगह से पर्यटक दर्शन करने आते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। तुल्ला मुल्ला मंदिर स्थानीय कश्मीरी पंडित समुदाय का सबसे पवित्र मंदिर होने के साथ साथ कश्मीर के विभिन्न समुदायों के बीच सदियों पुरानी उदार संस्कृति और भाईचारे का भी प्रतीक है। माता खीर भवानी का जन्मदिन है आज, तो यहाँ पे हर मजहब के, हर कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। अमेरिका से भी लोग आए हैं, कैलिफोर्निया से आए हैं, कनाडा से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, इंडिया के कोने कोने से आए हैं। जम्मू से लगभग 200 बसें आई हैं और दिल्ली से भी बहुत सारी बसें आई हैं। इस साल अभी मेला चल रहा है, बट ऑल टाइम रिकॉर्ड है। लोगों डिवोटीज में भी श्रद्धा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है वो आज तक ऐसा काम नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और मैं तो पहली बार आया, मेरे जो फादर और मदर हैं वो हर साल आते हैं, पिछले 8 साल से आ रहे हैं। बिल्कुल शांत वातावरण, पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, सारी लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ ओके है। आज हमने यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे आए, जल चलाया हम लोगों ने, जो कच्ची लस्सी थी, फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह की, फिर हम लोगों ने दिया जलाए, फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने चुनरी वगैरह जो थी वो चढ़ाई, और फिर साथ में हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया यहाँ से। और अब बात मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं की वजह से उत्तर भारत में लोगों का हाल बेहाल है। रिकॉर्ड तापमान ने मौसम के मिजाज को और ज़्यादा बदहाल कर दिया। बिहार के बक्सर में सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पंजाब का भटिंडा शहर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। यूपी के कानपुर, हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के गंगानगर और झारखंड के डाल्टनगंज में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी और लू के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि 4 दिन बाद 18 तारीख से प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। जबकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जिसमें हमीरपुर में इस सीजन का सबसे अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शिमला का हाईएस्ट इस सीजन का रिकॉर्ड किया गया और जून में हाईएस्ट टेम्परेचर आज 30.6 रिकॉर्ड किया गया। और जहां तक लू की बात है तो अलर्ट दिया है हमने, और आज भी 3 जिलों में जो है लू का रिपोर्ट्स है। उसमें जिला मंडी है, ऊना है और सिरमौर है, और इन जिलों में जो है लू चली भी है आज, और आगे जो है 48 आवर्स में लू चलने की संभावना भी है। और अब बात दिल्ली में जल संकट की, जो पिछले कई दिनों से बरकरार है। मयूर विहार के जनता फ्लैट्स में भी लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टैंकर आने पर लोग पानी भर पाते हैं।
जल संकट की यहाँ क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम इस समय पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के जनता फ्लैट्स में मौजूद हैं। 1.5 से 2 महीने हो गए सर, 1.5 से 2 महीने हो गए। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लतें चल रही है और जल बोर्ड द्वारा टैंकर मंगाया जाता है यहाँ पे। पानी की समस्या, लाइन भी खुद आई है तो लाइन का काम भी चला, 2-2.5 महीने हो गए लाइन को खुदे हुए। अभी भी पानी कैसे कैसे आ रहा है, अभी चल रहा है, पानी का प्रोसीजर चल रहा है, पर पानी पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। 2-3 महीने हो गए, पानी बहुत आता भी है तो वो बहुत गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है। इसलिए लाइन भी खुद रही है, तभी हम टैंकर से मंगाते हैं, टैंकर से भरते हैं पानी की। तो बहुत समस्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है पानी की। कम से कम 2-2.5 महीने हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पीने तक का पानी और बदबू वाला बहुत पानी आता है। पानी आता भी है तो बहुत बदबू आती है, काला जैसे गटर का पानी आ रहा है वैसा पानी आता है। बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। बोतल खरीद के लाए हैं 30 रुपए की पीने के लिए, अब खर्चे के लिए कहाँ से लाएंगे? बैठे में आराम से बिना काम करे। जैसे पानी में लाल कीड़े आ रहे हैं, गटर के कीड़े आ रहे हैं, बहुत परेशान है हम लोग। कुछ करो भाई, सरकारों से बोलो। समस्या है, 2-3 महीने से जो है काला पानी आता है, बहुत गंदा पानी आता है और पीने के लिए फिर हम ये वाला पानी भर लेते हैं और कभी 20-30 रुपये वाली जो बोतल होती है उसको ऑर्डर कर लेते हैं। जो आ रहा है वो बिल्कुल गंदा आ रहा है, नाली वाला पानी आ रहा है। आप उसको मतलब किसी भी अलग काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसको। मैं तो इस एज में ही पानी भर के ले जाना पड़ रहा है, आप देख लीजिए मुश्किल होती है पानी भरने में। पानी साफ नहीं आ रहा ना, इसी वजह से ही लेके जाना पड़ रहा है हमें। ये समस्या केवल मयूर विहार के जनता फ्लैट्स की ही नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जल संकट की समस्या बनी हुई है। लोगों को इंतजार रहता है तो बस टैंकर का कि कब टैंकर आएंगे और वो पानी भर सकेंगे। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज दिल्ली। और अब खबरें योग दिवस की तैयारियों से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर एक वीडियो साझा किया और साथ ही प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि त्रिकोण आसन का अभ्यास जहां पीठ और कंधे को मजबूती देता है, वहीं एकाग्रता बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होता है। देखिए वीडियो। त्रिकोण आसन, इस आसन को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा रखते हुए अपने दाहिने पैर के पंजे को 90 डिग्री घुमाएं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को दाहिनी ओर कमर से झुकाएं। दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी एड़ी को छूने का प्रयास करें और अपने बाएं हाथ को ऊपर आसमान की ओर उठा लें। हो सकता है आप में से कुछ अपने हाथ को अपनी एड़ी तक ना पहुंचा पा रहे हों, तो ऐसे में अपने हाथ को वहीं तक ले जाइए जहां तक आपका हाथ बिना किसी तनाव के पहुंच सके। इस स्थिति में कुछ देर आराम से रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर में आराम को अनुभव करें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए वापस ऊपर की ओर आइए और अपने दाहिने पैर को सीधे कर लीजिए। अब अपने बाएं पैर के पंजे को घुमाएं और दोबारा यही आसन अपनी बाईं तरफ से दोहराएं। यह आसन जितना सरल है उतना ही उपयोगी भी है। यह आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपको चपटे तलवों यानी फ्लैट फुट की समस्या से भी बचाता है। जंघाओं, कंधों, छाती तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन अगर आपको गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो, स्लिप डिस्क या साइटिका जैसी पीड़ाएं हैं, तो कृपया इस आसन को ना करें। जब आप लंबी गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं, तो ये आपके मानसिक तनाव
और चिंता का भी निवारण करता है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस 100 मेरी सहयोगी भावना के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुनिया की